हाउसबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 5 एंड 6 का लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप सो आप लोगों को उसकी अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करने की प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं, टीचिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन 2, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 19 स्टार्ट करना है, डीलिंग विद द प्रोफेशनल कंटेंट द कंटिन्यूअस इशू ऑर्गेनाइज्ड इन द बिजनेस। फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो अ कंटिन्यूअस इशू इन टीचिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज द अमाउंट ऑफ द प्रोफेशनल कंटेंट इन द कोर्स डिज़ाइन। इस पैराग्राफ में अब हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाने की। यानी सबसे पहले ये कहा गया है कि हमारे पास जो बिग इशू हमारे पास ये है कि कोर्स में जो है वो कितना प्रोफेशनल कंटेंट यानी बिज़नेस वाला हिस्सा जो है वो होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्स में जो है वो ज़्यादा फोकस लैंग्वेज पर होना चाहिए, या ज़्यादा फोकस जो है वो बिज़नेस नॉलेज पर होना चाहिए। लैंग्वेज टीचर्स का कहना है कि इनका असल काम जो है वो लैंग्वेज स्किल से इंग्लिश सिखाना, यानी बिजनेस के टॉपिक में जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मिल सके। क्योंकि जो है वो बिज़नेस उनका असल सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए जो वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को जो है वो सिर्फ एक बैक ड्रॉप समझते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो लैंग्वेज नॉलेज डेवलप की जा सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि लेकिन इसकी जो है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपोजिट, और इसको जो है हम लोग कंपनी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं कि बिज़नेस की इंफॉर्मेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके मुताबिक जो है वो जब लोग क्लाइंट के साथ प्रैक्टिकल काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंपनी नॉलेज सीख ही लेते हैं। इसलिए जो है उनका ख्याल है कि बिज़नेस का कंटेंट भी कोर्स में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो लैंग्वेज टीचर हैज़ टू फुलफिल द रोल ऑफ द बिजनेस ट्रेनर ऑफ एन एरिया अबाउट विच दे हैव नो नॉलेज। इसमें अब हमें क्या बताया जा रहा है कि लैंग्वेज टीचर को भी कभी कभी जो है वो बिजनेस ट्रेनिंग का रोल करना पड़ता है। मसला ये है कि अक्सर जो है वो टीचर्स को बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, यानी बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले टीचर्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि दुनिया में जो है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मैनेजमेंट कैसे काम करती है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बिज़नेस में कौन से जो है वो की फंक्शंस होते हैं, और बिज़नेस को कौन कौन से जो है मेन सेक्टर्स में लोग काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें द डिफरेंस इन फिलॉसफी एंड अप्रोचेस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश जो हमारे पास कोई क्लियरली डिफाइंड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास ये जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं जो स्टूडेंट्स की नीड्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं। मतलब ये कि बिजनेस इंग्लिश जो है वो अलग अलग तरह की जो है वो कोर्सेज का नाम है जो हमारे पास लर्नर की डिमांड के हिसाब से बनते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमारे पास जो है वो लैंग्वेज टीचर कंटेंट जो है स्पेशलिस्ट नहीं होते, यानी उनके पास जो है बिजनेस या मैनेजमेंट का कोई खास नॉलेज नहीं होता, इसलिए जो है उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी दें और साथ साथ जो है वो लैंग्वेज भी पढ़ाएं। इनका काम जो है वो सिर्फ लैंग्वेज टीचिंग है, ना कि हमारे पास बिजनेस ट्रेनिंग देना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द रोल ऑफ द लैंग्वेज टीचर इन द बिजनेस क्लासरूम। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि बिजनेस क्लासरूम में जो लैंग्वेज टीचर का रोल ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ जो है वो इंग्लिश ना सिखाए, बल्कि उसको जो है बिजनेस के साथ जो है वो लिंक करके सिखाए। एक साइड पर जो है वो कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है, खासतौर पर बिजनेस वोकैबुलरी सिखाने पर। दूसरी साइड पर जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें जो है वो कम्युनिकेशन प्लस लैंग्वेज प्लस कंटेंट तीनों को जो है मिलाकर पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। अच्छा, उसके बाद BC यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है बस टीचर मैनेजमेंट या फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि एक हमारे पास जर्नलिस्ट होता है, यानी उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का आइडिया होता है। वो लर्नर्स की अपनी नॉलेज को भी यूज़ करता है ताकि जो है कोर्स बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो फाइनेंस मैनेजर के लिए जो है वो एक कोर्स बनाया जाए जिन्हें अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी हो, ताकि जो है वो प्रोफेशनल मैटर जैसे हमारे पास मीटिंग या ईमेल्स हैंडल कर सकें, तो उसमें जो है वो बैलेंस शीट और हमारे पास जो लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट जैसे जो टॉपिक्स भी शामिल किए जा सकते हैं। इस कोर्स में जो है वो ट्रेनर का काम यह होगा कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो लैंग्वेज नॉलेज डेवलपमेंट करने में हेल्प करे। उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहले क्या है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जैसे मीटिंग, ईमेल, प्रेजेंटेशन। फिर स्पेशलिस्ट लैंग्वेज नॉलेज होती है जैसे फाइनेंस की खास अल्फाज वगैरह हो गए। फिर नंबर 2 होता है प्रोफेशनल लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि फाइनेंस टॉपिक और बिजनेस में बात करने की जो एक स्किल होती है, जो महारत होती है, इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास है कि की यूज़ ऑफ द रिफ्लेक्ट्स आर। अब की यूजेस कौन से हैं, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर जो है वो सोचना या रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नंबर पहले क्या है कि पर्सनल प्रोफेशनल टारगेट अलॉन्ग द क्लाइंट,
यानी आपकी ज़ाती यानी कि पर्सनल, प्रोफ़ेशनल यानी जॉब पर या करियर से रिलेटेड जो है वो गोल्स किए जाते हैं और आप किस लेवल तक जो है वो पहुँचना चाहते हैं, यानी आपके गोल्स। उसके बाद नंबर 2 क्या मेथड ऑफ़ अचीविंग देम, ये कि आप उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए कौन से तरीके या मेथड इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 क्या ऑर्गेनाइज़ेशन एंड बिज़नेस, इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे बनती है, यानी कंपनी का सिस्टम कैसे चलता है। फिर टाइप ऑफ़ कंपनीज़ कौन-कौन सी कंपनीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास पब्लिक कंपनीज़ होगी जहाँ जो है अवाम इन्वेस्ट कर सकती है, या प्राइवेट कंपनीज़ होगी जिसे किसी ख़ास ग्रुप या फ़र्द के पास होती है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 देखिए मैनेजमेंट एक्टिविटी द की फंक्शन इन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन डिपार्टमेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का काम क्या होता है कि जैसे हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइज़ेशन, कंट्रोलिंग और हर जो है वो एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन होता है। नंबर 6 है बिज़नेस या मेन सेक्टर ऑफ द बिज़नेस, इनके जो बड़े-बड़े हिस्से ये सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे हमारे पास सर्विसेज़ इंडस्ट्री हो गई, आईटी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर्स वगैरह, इनके हवाले से। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज क्या है कि इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या है मैनेजमेंट साइंस इन एन इवॉल्विंग फील्ड, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट साइंस हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी भी डेवलप हो रहा है, यानी रोज़ बरोज़ जो है वो नया कुछ ऐड हो रहा है। अगर जो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का टीचर का थोड़ा सा बिजनेस के असूल से समझें तो वो अपने कोर्स को जो बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकता है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिले। हर ऑर्गेनाइज़ेशन में जो हेरिटेज यानी ऊपर से नीचे तक जो है वो ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी होती है, लेकिन फिर भी जो है हर स्टूडेंट को किसी न किसी तरह जो है मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है, जैसे हमारे पास रिसोर्स मैनेजर करना या मनी, मटेरियल, टाइम और पीपल्स वगैरह। अब जो है मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए 3 अप्रोचेज़ बनाई गई हैं। इनमें से पहली हमारे पास क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइलर 1856 टू 1915। ये अप्रोच जो है इन प्रिंसिपल्स पर बेस है। पहले क्या मैनेजमेंट को एक जो है वो साइंस माना जाए और काम करने का जो बेस्ट मेथड है वो इस्तेमाल किया जाए। वर्कर को जो है वो साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए ताकि जो है हर वर्कर वो काम कर सके जो उसके लिए बेस्ट हो। उसके बाद क्या है कि वर्कर को साइंटिफिक तरीके से एजुकेट और डेवलप किया जाए। वर्कर और मैनेजमेंट के दरमियान जो फ्रेंडली और कोऑपरेटिव ताल्लुकात हों। ये हमारे पास जो है वो 4 की पॉइंट्स थे, मीन्स कि हमारे पास प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद हमारे पास क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आती है। अब क्लासिकल में देखें तो ये हमारे पास 1841 टू 1925 हेनरी फायोल ने जो है वो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी थी। वो कहता है कि मैनेजमेंट में जो है वो ह्यूमन फैक्टर और मैनेजरिकल बिहेवियर यानी मैनेज कैसे जो है वो बिहेव करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मानना था कि हमारे पास मैनेजमेंट कोई गुड गॉड गिफ्टेड या इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि हमारे पास ये एक स्किल है जो इंसान सीख सकता है। हेनरी फायोल ने कहा कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं। ये सब जो है वो आपस में कनेक्ट है। पहले क्या है कि टेक्निकल यानी कि चीज़ें बनाना, ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, कमर्शियल खरीदो फरोख्त यानी कि बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस, फाइनेंशियल है पैसे जो है मैनेज करना। उसके बाद बिजनेस क्या है सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, सेफ्टी वगैरह। उसके बाद नंबर 5 की अकाउंटिंग, हिसाब किताब या रिकॉर्ड रखना। मैनेजर क्या होता है कि बाकी सब एक्टिविटीज़ को गाइड करना। इसके अलावा जो है फायोल ने बताया कि एक अच्छे मैनेजर के पास जो है ये 5 बेसिक स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। अब ये बेसिक स्किल्स हमारे पास क्या है, क्या है कि प्लानिंग का सोच समझ कर जो है पहले से प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है काम को तरतीब देना, रिसोर्सेज डिवाइड करना। फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, कमांडिंग को सही ऑर्डर देना। फिर कोऑर्डिनेटिंग होती है, सब डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलना। कंट्रोलिंग होती है, देखना कि काम जो है वो सही हो रहा है या नहीं और गलतियों को ठीक करना। हमारे पास नंबर 3 पॉइंट आता है बिहेवियरल मूवमेंट। पार्ट में देखें तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि बिहेवियरल मूवमेंट जो होती है उस वक्त आई जब मैनेजर को ये प्रॉब्लम हुई कि लोग जो हमेशा वैसे ही बिहेव नहीं करते जैसे जो है प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी हर इंसान का बिहेवियर जो है अलग होता है। इसलिए साइकोलॉजी यानी इंसान के माइंड का जो स्टडी और हमारे पास सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी का स्टडी, उसने जो है वो ये समझने में हेल्प की कि जो इंसान का वर्क प्लेस जो है वो कैसे बिहेव करता है। इससे जो है एक नई हमारे पास अप्रोच है जैसे जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। अच्छा, रिलेशन अप्रोच। इस अप्रोच का मकसद ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोगों को उनकी सोशल नीड्स के हिसाब से जो है वो डील किया जाए। बिहेवियरिस्टिक ने जो है वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी के को जो है वो बेस बनाया है। मैस्लो के मुताबिक जो इंसान की नीड जो है वो एक तरतीब यानी लेवल में पूरी होती है। पहले क्या है कि लोअर लेवल नीड्स होती है जैसे खाना, पानी, सेफ्टी, ये पूरी होनी चाहिए। फिर क्या है कि हमारे पास अपर लेवल नीड्स जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट जो है वो पूरी की जा सकती हैं। बिहेवियरिस्ट ने कहा कि जब तक जो है वो इंसान की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी
वो जो है वो ऊपर की नीड्स या हाई लेवल गोल्स की तरफ जो है मोटिवेटेड नहीं होगा। बाद में जो है वो रिसर्चर्स ने ये कहा कि इंसान सिर्फ जो है सोशल वैन नहीं बल्कि जो है वो कॉम्प्लेक्स वैन है, यानी उसकी जो नीड्स और बिहेवियर जो है वो सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिहेवियरल साइंटिस्ट और हमारे पास ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज के काम ने जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट को जो है वो बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उसके बाद आगे चलें तो इसी में कह रहे हैं कि थ्री स्कूल्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट की तीनों यानी कि साइंटिफिक, क्लासिकल और बिहेवियर, ये जो है वो स्कूल आज भी मौजूद हैं और मैनेजमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे जैसे जो है मैनेजमेंट साइंस इवॉल्व कर रहा है यानी कि तरक्की कर रहा है, ये तीनों अप्रोचेज जो है साथ साथ चल रही हैं। इन फाइंडिंग्स ने जो है यानी इन नताइज ने मैनेजर्स को जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव और सोफिकेटेड बना दें, यानी वो अपने कोलीग्स यानी साथियों और जूनियर स्टाफ यानी कि सब ऑर्डिनेट्स के साथ जो है बेहतर तरीके से डील करते हैं। ये थ्योरीज आज भी जो है मॉडर्न मैनेजमेंट में हेल्प करती है, खासतौर पर जो है इश्यूज जैसे हमारे पास टीम लीडरशिप, डेलीगेशंस हो गई, बिल्डिंग्स क्या होती है, काम बांटना हो गया और कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर्स का जिक्र किया गया है। इसमें अब क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश का जो टीचर्स को ये जानना चाहिए कि कंपनीज जो है वह कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, इनकी लीगल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है और कौन सी जो है हमारे पास मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो यूज़ करती हैं। ये प्रैक्टिसेस एक कंपनी हेरिटेज में जो है वो यूज़ होती हैं, यानी ऊपर से नीचे तक जो है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। इससे जो है वो पता चलता है कि बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो पावर और अथॉरिटी कैसे डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पे कंपनी फ्लो चार्ट का जिक्र किया गया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक चार्ट होता है जो टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे तरीके से जो है वो बना होता है कि कंपनी में जो है वो पावर किस तरह सीनियर, उसके बाद क्या है कि पहले क्या है कि जूनियर लोअर मैनेजमेंट होगी, ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट होगी, फिर सीनियर मैनेजमेंट तक जो है वो जाती है, यानी टॉप बॉटम टू अप। ये टॉप डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर है, यानी हमारे पास एक चार्ट सा बना हुआ है, इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 21 है कि इश्यूज इन मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास बिजनेस सेक्टर पे इसको कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द हेरिटरी एंड द वर्क आर एरियाज अबाउट विच द बिजनेस इंग्लिश टीचिंग टीचर्स शुड नो। इसमें असल बात हमें पास क्या है कि बिजनेस इंग्लिश का टीचर को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी हेरिटरी यानी कि ऊपर से नीचे तक जो अथॉरिटी सिस्टम है वो कैसे होती है और वो कैसे जो है वो वर्क करती है। साथ ही साथ जो है टीचर को ये भी समझना चाहिए कि मैनेजर और उनकी टीम्स को जो है वो कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और ये इश्यूज इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनका फंक्शन जो है वो क्या है। इसके बाद आगे देखें तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें जो है हमें समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, जनरल मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दफ्तर के काम, रिकॉर्ड्स, ऑफिस सिस्टम्स वगैरह संभालना, कस्टमर सर्विस जो कस्टमर्स के मिसाइल होती हैं वो सॉल्व करने, डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को जो है मार्केट या शॉप्स तक पहुँचाना, फाइनेंस पैसे मैनेज करना, लीगल होता है कानून और रूल्स फॉलो करना, एम्प्लॉयज़ होते हैं कि पर्सनल एचआर को जो है वो हायर करना और ट्रेन करना, प्रोडक्शन होती है चीज़ें बनाना यानी प्रोडक्ट तैयार करना, मार्केटिंग होती है लोगों तक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, परचेजिंग होती है खरीदारी करना यानी कि रॉ मटेरियल्स लेना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नए आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स बनाना और प्रोडक्ट्स यानी सेल्स को बेचना। अब ये क्यों ज़रूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर्स के लिए, अगर टीचर्स को ये पता हो तो वो जो है वो लर्नर्स की नीड समझ सकते हैं, फिर वो उनके लिए वही जो है वो कोर्स डिज़ाइन करेगा जो उनके काम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है तो उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल वोकैबुलरी यूज़फुल होगी, अगर कोई मार्केटिंग में है तो उसके लिए जो है मार्केटिंग वोकैबुलरी हेल्पफुल होगी। अब हमारे पास क्या है कि अदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जैसे सॉफ्ट स्किल्स होती है यानी कि लीडरशिप होगी, उसके बाद टीम बिल्डिंग होगी, डेलीगेशन होगी, लीडर बनने की स्किल्स होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग यानी कि टीम को साथ लेकर चलना, डेलीगेशन काम को दूसरों में तकसीम करना। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 22 आता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यानी कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी। द जॉब ऑफ बिजनेस इंग्लिश टीचर इज टू इंक्रीज लैंग्वेज नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश टीचर का अक्सर काम क्या है कि स्टूडेंट्स की लैंग्वेज नॉलेज बढ़ाना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि ग्रामर और वोकैबुलरी कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन में जो है वो कैसे यूज़ होती है। अब ग्रामर में क्या कह रहे हैं कि ग्रामर के मतलब में जो है वो ज़बान के रूल्स और कन्वेंशंस को जो है वह नेटिव स्पीकर्स फॉलो करते हैं। उसके बाद है कि इसीलिए जो है ग्रामर ज़बान के स्ट्रक्चर्स और कैटेगरीज़ को जब एक्सप्लेन करती है, बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई अलग ग्रामर नहीं होती, वही जनरल इंग्लिश वाली जो है वह ग्रामर यूज़ होती है।
एग्जाम्पल क्या है कि वही हमारे पास टेंस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल्स, क्वेश्चंस, आर्टिकल्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं। पर सिर्फ इतना है कि कभी जो है वेरिएशंस आ सकती हैं, जैसे हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश हो गई ऐसे, या हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश होगी। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जो है वो कुछ स्पेलिंग और वर्ड्स उसमें मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद वोकेबलरी है। वोकेबलरी असल में ज़बान की जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब अल्फाज के बगैर आप मीनिंग नहीं बना सकते। बिजनेस इंग्लिश की जो वोकेबलरी होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट पर जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद हमें बस क्या है कि बिजनेस इंग्लिश हैज़ इट्स ओन वोकेबलरी शोन एज फॉलो। सबसे पहले स्पेशलिस्ट डैश स्पेशलिस्ट। अब इसमें क्या है कि स्पेशलिस्ट डैश स्पेशलिस्ट का मतलब है कि जब आप जो है एक एक्सपर्ट दूसरे एक्सपर्ट से जब बात करें तो उसको जो है वो एक रेंज ऑफ वोकेबलरी चाहिए, तो जो उनके जो है वो शेयर प्रोफेशनल इश्यू से रिलेट हो। फॉर एग्जांपल अगर दो डॉक्टर्स आपस में बात करेंगे तो वो जो है वो मेडिकल वोकेबलरी यूज़ करेंगे, जैसे इंजेक्शन, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। अगर दो फाइनेंस मैनेजर जो है वो बात करेंगे तो हम अकाउंट वोकेबलरी यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट, टेक्स्ट, मोड, लॉस वगैरह। असल में जो है वोकेबलरी हमेशा टॉपिक पर डिपेंड करती है। अगर जो है वो टॉपिक मार्केटिंग है तो अल्फाज जो है मार्केटिंग वाले होंगे, अगर टॉपिक इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाले होंगे। लेकिन एक बात ये है कि हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक में जो है वो कौन सी की वोकेबलरी आ सकती है, क्योंकि हर फील्ड में जो है वो कुछ फिक्स्ड कॉमन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशलिस्ट और हमारे पास नॉन स्पेशलिस्ट। अब इसमें क्या है कि आज का जो है वो मैनेजर सिंपल नहीं होता, बल्कि मल्टी फेस्ड यानी कई स्किल्स वाला होना चाहिए। इसे जो है वो अपनी टीम में भी जो है वो काम आना चाहिए, और मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप यानी कि डिफरेंट फील्ड वाले लोगों के साथ में भी उसको काम आना चाहिए। इसके लिए जो है वो इसे सिर्फ अपनी फील्ड की बिजनेस वोकेबलरी नहीं आनी चाहिए, बल्कि दूसरी फील्ड की वोकेबलरी भी आनी चाहिए, ताकि वो सबके साथ जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। एग्जाम्पल एक छोटी सी दूंगी। अगर जो है वो एक आईटी स्पेशलिस्ट किसी एचआर मैनेजर से बात करे तो उसे थोड़ी सी एचआर वोकेबलरी भी आनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आता है जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट। उसके बाद नंबर 3 आता है जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वो कॉन्टेक्स्ट है जब जो है वो प्रोफेशनल सिर्फ ऑफिस या बोर्ड रूम्स में नहीं, बल्कि जो है बाहर यानी कि इनफॉर्मल और सोशल लेवल पर बात करते हैं। बिजनेस सिर्फ जो है मीटिंग या रिपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो है वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप पर भी होता है। इसलिए जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो हमें पास सोशल साइड इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक अच्छे प्रोफेशनल को चाहिए कि वो आम टॉपिक्स पर भी बात कर सके, जैसे हमारे पास इकोनॉमिक इशू हो गए, सोशल इश्यूज हो गए, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, ठीक है, पर्सनल इश्यूज हो गए। इसके लिए जो है खास किस्म की जो है वो जनरल पर्पस वोकेबलरी चाहिए। लेकिन लर्नर्स को जो है वोकेबलरी हमेशा छोटे हिस्सों यानी जंक्स में सिखानी चाहिए। बड़ी लंबी जो है वो लिस्ट कंफ्यूज कर देती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 23 है कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिजनेस, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड इफेक्टिव। यहाँ पे क्या है कि एक्यूरेसी इज ब्लैक एंड वाइट, यानी कि एक्यूरेसी एक जो है बस ब्लैक एंड वाइट चीज़ है, या तो राइट या फिर रॉन्ग है। वोकेबलरी में अगर जो है आप गलत वर्ड्स यूज़ करें तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वर्ड जो है ये रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी जो है आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल नेटिव जैसा ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद क्या है कि इफेक्टिवनेस एंड फ्लुएंसी का जिक्र किया गया है। फ्लुएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो एक्यूरेसी से डिफरेंट है। ये हमारे पास एक लाइन पर होते हैं। एक तरफ जो है वो ज़ीरो कॉम्पिटेंस यानी बिल्कुल स्किल्स नहीं है, और दूसरी तरफ जो है नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस यानी कि बिल्कुल एक्सपर्ट जैसे। बीच में कई लेवल्स होते हैं, यानी कोई थोड़ा जो फ्लुएंट होते हैं, कोई ज़्यादा, लेकिन सब जो है वो राइट रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आते। एग्जाम्पल क्या है कि एक्यूरेसी अगर मैं बताऊँ, ही गो टू स्कूल, अब गलत क्या होगा, ही गोज़ टू स्कूल, ये हमारे पास जो है वो ठीक होगा। अब फ्लुएंसी क्या है, कोई स्टूडेंट स्लो बोलेगा लेकिन सही बोलेगा, वो फ्लुएंट कम है लेकिन एक्यूरेट है। इफेक्टिवनेस क्या है कि अगर आपका जो है वो मैसेज दूसरा समझ गया है तो वो कम्युनिकेशन जो होगी इफेक्टिव है, चाहे आप थोड़ा स्लो हैं या ब्रोकन इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पीड एंड एफर्ट्स का जिक्र किया गया। ये दोनों भी जो है फ्लुएंसी और इफेक्टिवनेस पर असर डालते हैं। General English course tend to develop the accuracy as well as the effectiveness of the communication in learners। इसमें देखें तो पहले हमें क्या है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस तब होती है जब जो इम्पैक्ट ऑफ डिलीवरी हो, यानी कि आपका बोलने का स्टाइल और अंदाज कैसा है। वैरायटी ऑफ मीडिया इसमें आता है। वैरायटी ऑफ मीडिया क्या है कि आप सिर्फ बोल कर जो है कम्युनिकेशन करते हैं, या ईमेल, प्रेजेंटेशन या फ़ोन वगैरह भी यूज़ करते हैं। उसके बाद कंसाइजनेस होती है। अब कंसाइजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका मैसेज छोटा है और क्लियर है या अननेसेसरी लंबा है। लेकिन इफेक्टिवनेस के लिए जो है वो कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। ये ज़्यादातर जो है वो बिहेवियरल फीचर पर डिपेंड करती है, जैसे कि जेस्चर्स, आई कांटेक्ट या लोकल वैरायटी वगैरह पे। उसके बाद आगे हम लोग देखें
आगे फिर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास बिज़नेस कम्युनिकेशन के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक्यूरेसी होती है, स्मूथी होती है और उसके बाद होता है इफेक्टिवनेस। अब इसको देखें तो यहाँ पे पहले क्या है कि एक्यूरेसी जो होती है वो सही ग्रामर या वोकैबुलरी यूज़ करना, स्मूथी फ्लुएंसी और बगैर ज़्यादा रुकने के जो है बात करना, इफेक्टिवनेस ऐसा बोलना है कि दूसरे आपकी बात को समझें और मुतासिर हों। ये तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए जो है मुख्तलिफ नॉलेज और स्किल्स चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है कि ये वो स्किल्स होती है जो आपके ज़माने में जो है वो बिज़नेस प्रोफेशनल के लिए सेंट्रल है। इसीलिए जो है वो ज़्यादातर ट्रेनर ये मानते हैं कि हमारे पास जो बीस यानी कि बिज़नेस कम्युनिकेशन कोर्स ज्वाइन करने से जो है वो उनकी ये स्किल्स बेहतर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 24 आता है कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग एंड डेलीगेशंस। इस पैराग्राफ में देखें तो हमें क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले टीचर्स को सिर्फ जो लैंग्वेज नहीं बल्कि बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स भी आना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में जो है वह कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है, खासतौर पर जो है वह लीडरशिप में, टीम बिल्डिंग में या डेलीगेशंस में। अब यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है, लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आजकल जो है वो बिजनेस लीडर पर ज़्यादा फोकस है। बिजनेस अब जो है वो सोसाइटी में बहुत सेंट्रल हो गई है, इसलिए जो है वो लीडर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। लीडर्स अपने मुल्क की जो है हेल्थ और वेल्थ में जो है वो बड़ा हिस्सा डालते हैं। अब लीडर्स की क्वालिटीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए, लीडर्स कैसे बनते हैं, इस पर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसे अर्ली ट्रेड मॉडल हो गया। ये कहते हैं कि हमारे पास लीडर्स जो है बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते, यानी लीडर्स बनने के लिए जो है वह खास पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पैदाइशी तौर पर होते हैं। उसके बाद बिहेवियर अप्रोच हो गई। ये कहते हैं कि लीडर इम्पॉर्टेंट हैं इनकी एक्शंस की वजह से, ना कि वो कौन है। बिहेवियर सिखाया जाता है, सिखाया जा सकते हैं, मतलब लीडर्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मॉडल, ये कहते हैं कि किसी शख्स का जो है वो लीडर बनना उसके कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी सही वक्त और सही माहौल में बंदा लीडर बनता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लीडरशिप की अहम चीज़ें क्या हैं, डेलीगेशंस होती हैं, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, टास्क कंप्लीशन। डेलीगेशन दूसरों को सही काम असाइन करना, उसके बाद कम्युनिकेशन और इफेक्टिवली बात पहुंचाना। उसके बाद हमारे पास है मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी कि टीम के लोगों में जो है इनकरेज करना, टास्क कंप्लीशन, काम को सही वक्त में मुकम्मल करना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन भी क्या कह रहे हैं कि लीडरशिप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आज के दौर में जो बिजनेस सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिजनेस लीडरशिप सोसाइटी की हेल्थ और वेल्थ में जो है वह बड़ा रोल अदा करती है। बिजनेस लीडर सोसाइटी की, इसीलिए जो है वह आजकल बिजनेस वर्ल्ड पे जो है वो लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि लीडर्स के अंदर जो है वो इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पैदाइशी क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लीडरशिप स्किल लर्न भी की जा सकती है, यानी डिबेट ये कहती है कि लीडर्स जो है वो बॉर्न होते हैं, ये बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रोल क्या है कि बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो समझें कि लीडरशिप सिर्फ क्वालिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी डिपेंड करती है। एक अच्छा जो है वो लीडर तभी इफेक्टिव होता है जब वो अपनी कॉन्फिडेंटली, क्लियरली और पॉजिटिवली डिलीवर अपनी बात को कर सके। उसके बाद हमारे पास टीम बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन आता है। अब इसमें देखें तो टीम बिल्डिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ की टैलेंट, स्किल्स, एनर्जीज़ को एक साथ जो कंबाइन और इंटीग्रेट करना, ताकि वो अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और ऐसे जो है गोल्स अचीव कर सके जो मैनेजमेंट या कोई एक और बंदा जो है वो अकेला नहीं कर सकता। बिजनेस इंग्लिश टीचर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि टीम बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और इफेक्टिवनेस जो है वो, यानी कि टीम बिल्डिंग इफेक्टिवनेस में जो है वो कौन सी प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। इसी इसके साथ जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर्स को ये भी सोचना चाहिए कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन किस तरह जो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम इफेक्टिवनेस देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीम बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करता है अचीविंग द कमिटमेंट ऑफ द ऑल टीम मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या है कि यानी सब टीम मेंबर्स का दिल से साथ देना। उसके बाद नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि डिफाइनिंग द मिशन एंड विजन ऑफ द बिजनेस एंड देन शेयरिंग दोज विद स्टाफ, यानी और फिर जो है वो उन्हें स्टाफ के साथ शेयर भी करना। शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग द प्रोसीजर विद स्टाफ, यानी फैसले करने में स्टाफ को भी शामिल करना। रनिंग एंड शेयर पार्टिसिपेटरी स्टाफ मीटिंग, ऐसे मीटिंग्स करना जहाँ हर जो है वो स्टाफ मेंबर पार्टिसिपेट कर सके। Overall is to train English user in appropriate language and communication to complete successfully the procedure needed in effective team building। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारा रोल ये है कि हम जो है इंग्लिश यूज़र्स को वो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन टूल सिखाएं जो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए ज़रूरी प्रोसीजर को कामयाबी से कंप्लीट करने में हेल्प करें। अब डेलीगेशन टास्क क्या है कि डेलीगेशन टास्क का बस मतलब है कि किसी को अपना काम देना, लेकिन ये सिर्फ काम देने से नहीं होता, इसमें जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए होती है। एक्सप्लेनिंग टास्क, काम को डिटेल में समझाना, ठीक है, कंसर्न
लिस्टिंग फॉर रिजर्वेशंस हो गए और फीडबैक यानी कि दूसरों की परेशानियों और सजेशंस को सुनना। गेटिंग एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट ये यकीन दहानी लेना है कि वो काम करने के लिए जो है वो तैयार हैं, ठीक है। शेयरिंग फीडबैक ऑन डेलीगेटेड वर्क, जब काम मुकम्मल हो तो उनको जो है वो फीडबैक देना। उसके बाद जो डेलीगेशन का इशू है, ये एरिया जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल और मतलब बहस से तल्ब है। कुछ जो हमारे पास मैनेजर डेलीगेशन पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि अगर दूसरों को काम दिया दिया तो लगेगा कि वो खुद जो है वो कमिटमेंट नहीं करते। हकीकत ये है कि हमारे पास जो पुअर मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, यानी पुअर डेलीगेशन होती हैं, कुछ लोगों के लिए डेलीगेशन आसान होता है, लेकिन दूसरों के लिए जो है ये एक स्किल है जो लर्न करनी पड़ती है। यानी कि डेलीगेशन जो होती है हमारे पास इतना आसान और सिंपल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद फैक्टर्स जो आते हैं डेलीगेशन में, इसको ज़िक्र करते हैं। फैक्टर डेलीगेशन में जो है वो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारे पास पॉलिसी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स हो गई, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप्स, इफेक्टिवनेस एंड मोटिवेशन। एडवांटेजेस क्या है, अगर डेलीगेशन अच्छे तरीके से हो तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन, यानी हर बंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। मैनेजर क्या होता है कि फ्रीडम फ्रॉम मैनेजर, यानी छोटे छोटे कामों से फ्री हो जाता है मैनेजर। सिस्टम फॉर ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि नए लोगों को ये ट्रेनिंग हो जाती है। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर एक का जो है वो काम क्लियर और फिक्स हो जाता है। उसके बाद में बस क्या है, डेलीगेशन तभी कामयाब होता है जब जो है फुल पैसिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी इख्तियार हो और जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर जो है दूसरों को दी और एक्सेप्ट की जाए, यानी हर बंदा जो है अपना सही तरीके से काम कर सके। उसके बाद क्या है कि वर्केबल सिस्टम ऑफ कंट्रोल हो, यानी ऐसा सिस्टम हो जो हमारे पास बैलेंस एंड प्रॉपर चेक रखे। उसके बाद फ्रीडम फॉर सबॉर्डिनेट, जो काम दिया गया है उसमें जो है वो जूनियर्स को कुछ हद तक आज़ादी मिले, लेकिन एक्सेप्टेड रूल्स के अंदर रहकर। उसके बाद लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है डेलीगेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इसकी बात करें तो डेलीगेशन में जो है वो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट टू डिलेट, यानी कि कौन सा काम दिया गया है, टू हुम, वो काम किसको देना है। लेकिन सिर्फ ये फैसला करना काफ़ी नहीं है, तभी जो है वो सक्सेसफुल हमारे पास होगा जब जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ की जाएंगी, ताकि डेलीगेशन जो है सही तरीके से एक्सप्लेन और समझाई जा सके। आगे हम कह रहे हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेलीगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स को सोचना चाहिए कि डेलीगेशन कम्युनिकेट करने के लिए जो कौन सी स्किल्स चाहिए, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फीडबैक सिस्टम सही तरह के काम करे ताकि जो इन्फो मिलती रहे। उसके बाद आगे है कि डेलीगेशन सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कम्युनिकेशन का सेंट्रल रोल है। इसके सेंट्रल रोल क्या है कि एक्सप्लेनिंग टास्क, जो काम दिए जा रहे हैं उसे क्लियर समझाना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंसर्न, जिसको काम दिए जा रहे हैं उसकी जो है डाउट्स या मुश्किलात को समझना। गेटिंग एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट, उनकी रजामंदी और वादा लेना कि वो काम करेंगे। तो उसके बाद क्या है कि शेयरिंग फीडबैक के बारे में जो है वो अपडेट लेना और देना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ENG 516 से लेक्चर नंबर 4। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।